कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, और उसमें हमने कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स जैसे कि रनर्स, सकर्स, स्टोलन, ऑफसेट्स, ये सब डिस्कस किए थे। आज हम इसी कंटिन्यूएशन में आगे कुछ और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है उसका नाम है बल्ब। अब बल्ब क्या है? सबसे पहले तो एग्जांपल सबने देखा है, ये अपने घरों में भी देखा होगा, अनियन और सेकंड गार्लिक। अब खुद सोचो, ये भी एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हो सकता है। इसको आप अक्सर खा जाते हो, आपको समझना चाहिए कि ये क्या है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, कैसे। तो देखो, बल्ब को हम डिफाइन करते हैं कि बल्ब कुछ नहीं है, बल्ब सिंपली एक रिड्यूस्ड शूट है। क्या है ये? रिड्यूस्ड शूट। शूट का मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन एक्सेस यानी कि स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? शूट। बल्ब एक शूट, रिड्यूस्ड शूट है, बियरिंग एडवेंटिशियस रूट्स। कैसे? इसको जरा समझते हैं। तो देखो, बल्ब में होता क्या है, जब भी आप प्याज को देखोगे, अनियन को, तो उसमें एक व्हाइट व्हाइट सी ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक कोनिकल स्ट्रक्चर दिखेगी, व्हाइट व्हाइट सी, और नीचे हल्की हल्की सी रूट्स निकल रही होंगी। देन कई सारी क्या होती हैं, ये इनको आप क्या बोलते हो? प्याज की पत्तियां। क्या होती है ये? प्याज की पत्तियां। बेसिकली खाने वाला पोर्शन क्या होता है? ये प्याज की पत्तियां, लेकिन ये भी लोग खा जाते हैं। तो इनको हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ये व्हाइट सा डिस्क लाइक जो पोर्शन है, व्हाइट डिस्क लाइक पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? इसका स्टेम या मेन एक्सिस। ये क्या हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी इसकी टर्मिनल बड। और ये जो होती है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्केल लीव्स। स्केल लीव्स एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट में जब भी कोई बड होगी, चाहे वो एक्सिलरी बड है या टर्मिनल बड है, अब दोनों बड्स का काम क्या है? प्लांट की ग्रोथ कराना। एक्सिलरी बड जो होती है वो ब्रांचेस की ग्रोथ कराती है, टर्मिनल बड लंबाई में प्लांट को बढ़ाती है, मतलब कि स्टेम की और रूट्स की ग्रोथ। तो ये बड जो है ना, ये हमेशा सेफ रहती है। सेफ कैसे रहती है? इनको कवर किए हुए कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स होती हैं। स्पेशल टाइप की लीव्स, दो तरह की लीव्स होती हैं। कुछ लीव्स होती हैं फोलिएज और कुछ लीव होती है स्केल। फोलिएज लीव्स का काम बेसिकली, ये ग्रीन होती है, इनका काम फोटोसिंथेसिस में। और ये स्केल लीव्स है ना, इनका बेसिकली काम प्रोटेक्शन का है। तो ये क्या है? ये टर्मिनल बड है, इसको सराउंड करती हुई ये स्केल लीव्स है, फोलिएज लीव्स नहीं, स्केल लीव्स। तो बल्ब के केस में क्या होता है कि ये स्केल लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, और मॉडिफाई करके क्या फंक्शन एक्वायर कर लेती है? फूड स्टोरेज का। तो ये स्केल लीव्स क्या करती हैं? फूड का स्टोरेज। फूड का स्टोरेज, ठीक। इसीलिए ऐसी स्केल लीव्स को हम बोलते हैं फ्लैशी स्केल लीव्स। फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब जो मांसलदार हो, गूदेदार हो, जिनके अंदर कोई चीज स्टोर हो रखी है, कोई चीज से मतलब फूड स्टोर हो रखा है। तो अब तुम इसकी स्ट्रक्चर देख लो। बल्ब में क्या है? ये स्टेम है डिस्क लाइक, टर्मिनल बड भी है, स्केल लीव्स भी है। तो ये पूरा क्या हो गया है? रिड्यूस्ड शूट। और
ये कौन सी रूट्स हुई? एडवेंटिशियस। क्यों? क्योंकि स्टेम के नीचे से ही निकल रही है, रेडिकल से निकलती तो टैप रूट हो जाती। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, बात तो ये समझनी पड़ेगी हमें। तो वो बेसिकली कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको राइजोम पढ़ा रहा था, तो राइजोम में बेसिकली उसका काम पेरिनेशन में था। पेरिनेशन मतलब सर्वाइवल। सिमिलरली बल्ब का काम भी ऐसे ही है। बल्ब एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे गड़ा हुआ रहेगा। ये रहा बल्ब, सॉइल के नीचे गड़ा हुआ है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये शूट क्या कर जाता है? शूट से मतलब जो टर्मिनल बड़ी थी वो ग्रो करके क्या बना देती है? ऊपर नया प्लांट। और एडवेंटिशियस रूट्स तो है ही। और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा? ये बल्ब तो मौजूद है अभी भी, प्लांट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जब भी नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से टर्मिनल बड ग्रोथ कर जाएगी और नया प्लांट बना लेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे बेसिकली इसका जो रोल है वो सर्वाइवल में है, पेरिनेशन में। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म होती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती है तो नया प्लांट निकलने लगता है। तो इस तरह से हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। सिमिलरली जो बल्ब है गार्लिक का भी होता है, बस डिफरेंस ये है कि गार्लिक के बल्ब में ना आपको वो ऐसी फ्लैशी लीव्स दिखाई नहीं देती। वहां क्या होती है? फ्लैशी लीव्स की जगह ये छोटे छोटे बल्बलेट्स होते हैं जिनको बोलते हैं लहसुन की कलियां है ना। ये वहां जो आप खाते हो जिनमें फूड स्टोर होता है वो फ्लैशी स्केल लीव्स हैं। अनियन में, गार्लिक में ये क्या है? फ्लैशी बर्ड्स। क्या है ये? फ्लैशी बर्ड्स। यही डिफरेंस है दोनों के पल में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कॉर्न। तो कॉर्न में आप एग्जांपल ले सकते हो कोलोकेशिया। कोलोकेशिया तो आप जानते ही होंगे, बताया था कल भी, अरबी या भुइया जो होती है वो कोलोकेशिया। तो कॉर्न को अगर आपको समझना है ना तो कॉर्न को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, ये एक रिड्यूस्ड राइजोम। राइजोम देखा था ना कल हमने पढ़ा था राइजोम के बारे में। राइजोम क्या था? राइजोम अंडरग्राउंड मेन एक्सेस था या अंडरग्राउंड स्टेम जिसे बोल रहे थे। उस अंडरग्राउंड स्टेम को अगर आप रिड्यूस कर दो तो वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा? कॉर्न की। कॉर्न में भी क्या मिलेगा आपको? कॉर्न की स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कॉर्न में यहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और इस पे ये गोलाई में नोड्स बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? नोड्स। और नोड्स पे जगह जगह आपको बर्ड्स भी लगी हुई दिखाई देंगी। कौन सी बर्ड्स होंगी? एक्सिलरी बर्ड्स। तो कॉर्न कैन बी डिफाइंड एज अ रिड्यूस्ड राइजोम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ट्यूबर। सबने देखा है अच्छे से, एग्जाम्पल पोटैटो। ट्यूबर क्या है असल में?
ट्यूबर का भी जो मेन फंक्शन होता है ना, वो पेरिनेशन ही है, और पेरिनेशन के साथ साथ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है। अब ट्यूबर देखो, आपने कभी भी आलू देखा होगा, पोटैटो, तो पोटैटो में आपको छोटी छोटी नॉचेस या डिप्रेशंस दिखाई देते हैं। ये डिप्रेशंस जिसको बोलते हैं आलू की आंख, पोटैटो आई। क्या होती है ये? पोटैटो आई। ठीक, और इस पोटैटो आई को अगर हम समझें तो बायोलॉजिकली ये है क्या? ये बायोलॉजिकली नोड। क्या है? नोड। ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो फिर खुद समझो कि इस नोड के अंदर कुछ और भी होगा। ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं, के अंदर क्या होना चाहिए? इनके अंदर होती है ना एक्सिलरी बड्स। नोड पे लगी होंगी नहीं होंगी एक्सिलरी बड? तो कभी भी आलू की आंख दिखाई दे तो समझ जाओ उस आंख में कहीं ना कहीं एक्सिलरी बड्स भी धसी हुई है। क्या धसी हुई है? एक्सिलरी बड्स। अब जब भी कोई नया प्लांट डेवलप होगा तो कैसे डेवलप होगा? ये जो एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड क्या करेगी? नया शूट बना देगी। तो ये बेसिकली ट्यूबर होती कैसी स्ट्रक्चर है? अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन आते ही जो एक्सिलरी बड्स हैं वो नया शूट बना देंगे। अगर इसको डिफाइन करना हो ट्यूबर को, तो ट्यूबर क्या है? ट्यूबर इज अ swollen tip of an underground stolon और सक्कर। तो बेसिकली ट्यूबर होता क्या है? ट्यूबर बेसिकली, स्टोलन दो तरह के बताए थे, एक अबव ग्राउंड होता है, एक अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड स्टोलन की सोलन टिप, फूली हुई टिप, या फिर सकर की फूली हुई या स्वेल की हुई टिप, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ट्यूबर। जैसे इसको समझते हैं, ये कोई प्लांट है, ये रूट्स है, ठीक, और ये मान लो यहां से स्टोलन निकला इसका, अंडरग्राउंड स्टोलन, ठीक। अंडरग्राउंड स्टोलन की ये जो टिप है, टिप, ये टिप क्या कर जाएगी? ये स्वेल कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्वेल। तो खुद सोचो ना, ये जो स्टोलन था इस पर नोड्स भी है, इंटर नोड्स भी है, और नोड पे लगी हुई एक्सिलरी बड है। जब ये टिप स्वेल कर गई तो जो नोड्स है वो कहां आ जाएंगी? वो इसी स्वेल की हुई टिप पे आ जाएंगी। कहां आ जाएंगी? स्वेल की हुई टिप पे। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाने लगेगी? ये स्ट्रक्चर कहलाने लगेगी ट्यूबर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। फूड को स्टोर कर लो इस स्ट्रक्चर के अंदर। किस स्ट्रक्चर के अंदर? इस ट्यूबर के अंदर। तभी तो ये फूड गया, फूड स्टोर करके। जब फेवरेबल कंडीशन आए तो ये जो नोड्स है या आईज हैं, इन आई में मौजूद एक्सिलरी बड ग्रो करके क्या बना देगी? नया प्लांट। स्ट्रक्चर क्या हो गई है? ट्यूबर। तो बेसिकली ट्यूबर को कैसे डिफाइन करोगे? ट्यूबर इज अ सोलन टिप। सोलन, सोलन क्यों हो गई है? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। सोलन टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टोलन और सकर। क्लियर?
किसान भी कभी जैसे नया आलू लगाना होता है तो क्या करते हैं, ये जो आलू का ट्यूबर है इसके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। इस तरह से काटते हैं कि हर एक पीस में कम से कम एक आई आनी चाहिए, और हर एक टुकड़े को क्या करें, जमीन के अंदर गाड़ दिया। हर एक टुकड़े को क्या किया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। हर एक टुकड़े में नोड मौजूद है, नोड से मतलब आई, और आई के अंदर क्या है, एक्सिलरी बर्ड। क्या होगा, ये एक्सिलरी बर्ड क्या बना देगी, नया प्लांट। ठीक, नेक्स्ट है एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस का मतलब अनयूजुअल प्लेस हो गया। अनयूजुअल प्लेस, पहले तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका ब्रायोफाइलम। इस केस में होता क्या है, इस केस में इसकी जो लीफ है ब्रायोफाइलम की, इसके मार्जिन पे क्या लगी हुई होती है, कुछ बर्ड्स। अब नेचुरली बर्ड्स यहां तो होती नहीं है, या तो वो एक्सेल में होती है या टिप पे होती है, और ये कहां पाई जा रही है, ये लीफ के मार्जिन पे पाई जा रही है। इसीलिए कैसी हो गई, अनयूजुअल बर्ड्स। इसीलिए इनको क्या बोलोगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो जब भी कोई पत्ती ब्रायोफाइलम की टूट के जमीन पे गिरेगी, तो जमीन पे गिरने के बाद क्या होगा, ये सॉइल के कांटेक्ट में भी आएगी। गिरेगी तो कहां गिरेगी, सॉइल पे गिरेगी ना। तो जो भी एडवेंटिशियस बर्ड सॉइल से टच हो जाएगी, वहां क्या होगा, नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगे, और ऊपर की तरफ प्लांट का शूट डेवलप हो जाएगा, तो नया प्लांट बन जाएगा। एक ये भी तरीका है। तो इस तरह से हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए जो इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शुरू में ही काफी कुछ आइडिया दे दिया गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी। डिफरेंट टाइप्स के हैं नहीं है, फिजियोलॉजी अलग है, इनकी फिजियोलॉजी अलग है, इनकी एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, इनकी मॉर्फोलॉजी भी अलग है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी बनावट, वो भी अलग अलग है सबकी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय एंड लार्ज, चाहे वो एनिमल कोई सा भी हो चाहे प्लांट कोई सा भी हो, बहुत सी चीजें सिमिलर हैं या कॉमन है। जैसे कि वो मैंने स्टेप्स बताई थी आपको, गैमेट फॉर्मेशन जो किससे हो रहा था, मायोसिस की प्रोसेस से। सेकंड क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे, वो भी सब में ही होगा। और तीसरा था कि जायगोट फॉर्मेशन के बाद वन वे इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और द अदर वे इज द फॉर्मेशन ऑफ मायोस्पोर्स या सेक्सुअल स्पोर्स। तो ये चीज भी सब में कॉमन है, होनी ही होनी है। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब भी कोई एनिमल या प्लांट किसी की भी हम बात करें तो दो चीजों में हम उसको देखते हैं। उसकी लाइफ में दो फेजेस होते हैं, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, उसकी लाइफ में दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है उसका जिसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट की बात करें तो इसे वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। और दूसरा फेज कौन सा होता है उसकी लाइफ में, रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब सिंपली हो गया ग्रोथ फेज।
कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, सबसे पहले उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी। जब तक ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती है, या कह सकते हैं कि जब तक रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तब तक वो प्लांट या एनिमल अपनी बॉडी को ग्रो करता है, जिससे कि बॉडी इतनी कैपेबल तो हो जाए जिससे कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, और रिप्रोडक्शन के बाद या रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी स्ट्रक्चर्स बने उनको उसकी बॉडी सपोर्ट कर सके। क्या होगा, सपोज करो कि कोई भी बच्चा है, वो 5 या 6 साल का है, और 5 या 6 साल की एज में ही अगर वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्वायर कर ले, रिप्रोडक्शन कर पाए, तो क्या वो छोटा सा बच्चा 5 या 6 साल का उस रिप्रोडक्शन से जो नया ऑफस्प्रिंग उसके अंदर प्रोड्यूस होगा उसको नर्चर कर पाएगा, उसकी केयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कोई भी प्लांट जो अभी बहुत छोटा है और उस पर फ्लावर्स लगने शुरू हो जाए, फ्लावर के बाद फ्रूट भी लगने शुरू हो जाए, तो क्या वो फ्रूट प्रॉपरली डेवलप हो पाएंगे? उन फ्रूट्स को डेवलप होने के लिए जो फूड मटेरियल चाहिए, जो सुक्रोज चाहिए, वो सब अवेलेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट का साइज इतना छोटा है कि वो उतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा जिससे कि फ्रूट्स प्रॉपरली डेवलप हो पाए। और फ्रूट्स अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे तो सीड्स भी तो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज उस इंडिविजुअल की लाइफ में होना चाहिए, और वो फेज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ कर पाए। तो वो फेज अगर एनिमल की बात करें तो कहलाता है जुवेनाइल फेज, और वहीं अगर प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव फेज। मतलब ये चीज कॉमन है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए। फिर अगर रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज में अगर हम देखें, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज की अगर पहचान करनी हो तो प्लांट्स में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया? मतलब सिंपल है, जो स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट्स में, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सिंपल, फ्लावर्स। फ्लावर्स ही वो स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर प्लांट पे फ्लावर्स लगने शुरू हो जाएं, इट मीन्स इट इज एन इंडिकेशन दैट द रिप्रोडक्टिव फेज हैज अराइव्ड। वही एनिमल्स की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ह्यूमन बींग्स को ले लें, तो ह्यूमन बींग का कब माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया? तब माना जाता है जब किसी भी ह्यूमन बीइंग में प्यूबर्टी की एज आ जाती है। प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तब क्या माना जाता है कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। नाउ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। ये इतना मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कुछ जनरल ट्रेंड्स हम देखें तो हम पाते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो वेरी करता है। क्या करता है? वेरी। किसी प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी आ सकता है तो किसी दूसरे प्लांट में वही रिप्रोडक्टिव फेज लेट आता है। जैसे कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? एनुअल्स। कुछ प्लांट कैसे होते हैं? बाइनियल्स। और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? पेरेनियल्स। एनुअल्स का मतलब क्या है?
एनुअल्स का मतलब वो सारे प्लांट्स हो गए, जैसे कि मान लो मैं वीट का एग्जांपल ले लूं या मैं राइस का ले लूं, तो एनुअल्स का मतलब ऐसे प्लांट्स हो गए जो विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले वेजिटेटिव फेज भी कंप्लीट कर लेंगे, देन रिप्रोडक्टिव फेज भी स्टार्ट हो जाएगा उनका, देन रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान फ्लावर्स आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूट्स आएंगे, सीड्स आएंगे, देन वो प्लांट फाइनली इट डाइज। तो ये अपनी लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर कह रहा हूं, एग्जैक्टली 1 साल नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई भी प्लांट 6 महीने भी साइकिल अपनी कंप्लीट कर ले रहा है, 5 महीने में कर ले रहा है, 8 महीने में कर ले रहा है, मतलब 1 साल से पहले पहले कर ले रहा है, तो ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा? एनुअल। वेजिटेटिव फेज कंप्लीट किया, रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट किया, देन इट डाइज आफ्टर शेडिंग इट्स सीड्स एंड फ्रूट्स। सेकेंड, बाइनियल्स, जैसे मान लीजिए मैं कैरेट का एग्जांपल ले लूं या रेडिश का ले लूं, तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं? ये विद इन 2 ईयर्स वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करेंगे, देन रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब आने के बाद प्लांट्स फाइनली डाई, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर्स। देन पेरेनियल्स होते हैं। पेरेनियल्स का मतलब सालों साल जिंदा रहते हैं ऐसे कुछ प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल में जैसे बैम्बू ले लो, बैम्बू के अलावा एक प्लांट होता है जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस, लीला करोंजी, कुछ ऐसे इसका नाम है हिंदी में। तो बैम्बू का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बैम्बू में तो लगभग 50 या 100 साल के बाद फ्लावर्स आना शुरू होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज 50 या 100 साल के बाद आता है, तब तक वेजिटेटिव फेज चलता है। और जब तक वेजिटेटिव फेज चलता है उस दौरान बैम्बू प्लांट्स अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, राइजोम के थ्रू। ऐसे ही स्ट्रोबिलेंथस, इसमें भी 12 साल के बाद फ्लावर्स लगने शुरू होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज वेरी कर रहा है प्लांट टू प्लांट्स। सिमिलरली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें आप देखते हो कि सालों साल फूल लगे रहते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें किसी एक सीजन में ही फ्लावर्स आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज वेरी करता है प्लांट्स टू प्लांट्स। सिमिलरली अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में बेसिकली हम बात कर रहे हैं मैमल्स की। किसकी बात करें? मैमल्स। तो मैमल्स में भी बेसिकली 2 तरह के मैमल्स होते हैं, एक प्राइमेट्स होते हैं और एक नॉन प्राइमेट्स। मैमल समझते हैं ना, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, बॉडी पर हेयर्स हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, ये सब पहचान है मैमल्स की। तो नॉन प्राइमेट्स में जैसे आपका डॉग हो गया, काउ, कैट, है ना, शीप, ये सब क्या हो गए? नॉन प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में जैसे आपके ह्यूमन बींग्स आ गए, ह्यूमन बींग्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब क्या आ गए? प्राइमेट्स में। तो अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट मैमल्स की, नॉन प्राइमेट मैमल्स, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्टिव फेज जब शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैपेबिलिटी आ जाती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज उसके बाद कंटिन्यूअसली नहीं रहता।
रिप्रोडक्टिव फेज एक बार आ गया तो कैपेबिलिटी आ गई उस एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की, बट ये रिप्रोडक्टिव फेज कंटिन्यूअसली रन नहीं करता है। कंटिन्यूअसली रन ना करने से मतलब क्या है कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये एक साइकिल की फॉर्म में चलता है, साइक्लिक फॉर्म। इसकी फॉर्म में चलता है, साइकिल की फॉर्म। इस साइकिल को हम बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल। स्पेलिंग आपको वेरी करती हुई मिल जाएगी, कहीं कहीं स्पेलिंग ई से भी है, ESTROUS, ईस्ट्रस साइकिल, और कहीं कहीं ओ से भी शुरू होगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म से मतलब क्या है? साइक्लिक फॉर्म से मतलब है कि ऐसे एनिमल्स में एक पर्टिकुलर हीट पीरियड आता है, हीट पीरियड। हीट पीरियड का मतलब है द पीरियड when the animal is ready to copulate with male partner। कहने का मतलब कि ये जो साइक्लिक फॉर्म में रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है ये केवल और केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल्स की। मेल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल्स की। तो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कंटिन्यूअसली रन नहीं करता है, वो एक साइक्लिक मैनर में या साइक्लिक फॉर्म में रन करता है। मतलब फीमेल एक पर्टिकुलर टाइम पर ही किसी मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही। उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं हीट पीरियड। क्या बोलते हैं ऐसे पर्टिकुलर टाइम को? हीट पीरियड। और इस साइक्लिक फॉर्म में होता क्या है कि साइक्लिक फॉर्म में एक्चुअली देयर आर सम फिजियोलॉजिकल इवेंट्स अंडर hormonal and nervous control। साइक्लिक फॉर्म का मतलब है कि उस पर्टिकुलर फीमेल की बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं अंडर हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल ड्यू टू द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन एंड ड्यू टू नर्वस कंट्रोल। वो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते क्या क्या है? फिजियोलॉजिकल इवेंट्स में बेसिकली चेंजेस इन ओवरी एंड चेंजेस इन यूटरस। दो तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ओवरी में चेंजेस आते हैं और यूट्रस में चेंजेस आते हैं। ओवरी में चेंजेस होने से क्या होता है? ओवरी में चेंजेस होने से देयर इज द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेट यानी कि एग। ओवरी में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जिससे कि ओवरी में मौजूद एग वो डेवलप करता है और फाइनली डेवलप करके वो मैच्योर हो जाता है। जबकि यूट्रस में चेंजेस इस तरह के आते हैं ड्यू टू विच यूट्राइन लाइनिंग
इज थिकन। इससे क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की जो दीवार है वो मोटी हो जाती है, जिससे कि एग फर्टिलाइज होके उस यूट्रस की वॉल में अपने आप को एम्बेड कर सके, अपने आप को धसा सके, अपने आप को इम्प्लांट कर सके। इस तरह के चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस होते हैं साइक्लिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में। और साइक्लिक फॉर्म में होने से मतलब है कि साइकिल का कोई ड्यूरेशन भी होता है। सपोज साइकिल चल रही है 50 डेज, तो जितने भी चेंजेस होंगे वो इन्हीं 50 डेज में होते हैं। और इन्हीं 50 डेज के दौरान वो जो फीमेल है वो अपने हीट पीरियड में भी होती है। इन्हीं 50 डेज के दौरान वो अपने हीट पीरियड में है। फीमेल इज रेडी टू मेक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इट्स मेल पार्टनर, जिससे कि मेल पार्टनर फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए, अपने स्पर्म्स को वो मेल पार्टनर फीमेल की बॉडी में रिलीज करे और फीमेल की बॉडी में साइक्लिक फॉर्म में वो इवेंट्स चल रहे हैं। एग डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, यूट्रस की वॉल कैसी हो रही है, थिक हो रही है। सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं। स्पर्म एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और जाइगोट क्या करेगा, यूट्रस की वॉल में अपने आप को इम्प्लांट करेगा। तो जब ये साइकिल चलती है उसी दौरान ही वो फीमेल अपने हीट पीरियड में रहती है, उसी दौरान ही फीमेल किसी मेल पार्टनर के साथ क्या करेगी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेगी। ये साइकिल जैसी कंप्लीट होती है, साइकिल कंप्लीट होने के बाद फीमेल मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। इस तरह की साइकिल को हम बोलते हैं इस्ट्रस साइकिल। ये 50 डेज एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। एनिमल टू एनिमल ये साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है। इस बेस पर जो एनिमल्स हैं, कौन से, नॉन प्राइमेट मैमल्स, वो कई तरह के होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं मोनोस्ट्रस, कुछ होते हैं पॉलीस्ट्रस। मोनोस्ट्रस का मतलब जैसे कि फीमेल डॉग को अगर हम ले लें तो मोनोस्ट्रस का मतलब है ऐसे नॉन प्राइमेट मैमल्स, कौन, फीमेल की बात चल रही है, मेल में नहीं होता है ऐसे नॉन प्राइमेट मैमल्स जो साल में एक बार ही हीट पीरियड शो करते हैं। इसका मतलब उनमें जो साइकिल चलेगी वो साल में एक बार ही रन करेगी। दैट्स वाई ये जो फीमेल डॉग्स हैं वो साल में एक बार ही मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं। कुछ नॉन प्राइमेट मैमल्स पॉलीस्ट्रस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं काउज को, बफलोज, ये पॉलीस्ट्रस है। इनमें साल भर ये साइक्लिक इवेंट चलता रहता है, ये एस्ट्रस साइकिल चलती रहती है। सपोज करो कि एस्ट्रस साइकिल 50 डेज की है या 25 डेज रख लेते हैं, तो 25 डेज में क्या होगा, हीट पीरियड आएगा, फीमेल मेल के साथ कॉपुलेट करने के लिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए रेडी रहेगी। इसी कारण सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फिर 25 डेज खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर फीमेल काउ में हीट पीरियड आएगा, वो फिर से मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। सपोज करो फिर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो ये दूसरी साइकिल खत्म होने के बाद फिर थर्ड साइकिल शुरू हो जाएगी। तो साल भर एस्ट्रस साइकिल उनमें चलती रहती है। तो एस्ट्रस साइकिल बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज साइक्लिक फॉर्म में रन होता है, कंटिन्यूसली रन नहीं होता। इट रन्स इंटरप्टिवली, नॉट कंटिन्यूसली, इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स। ऐसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल। और उस साइकिल के दौरान ही कोई भी नॉन प्राइमेट मैमल हीट पीरियड शो करती है। नॉन प्राइमेट मैमल से मतलब फीमेल मैमल, वो हीट पीरियड शो करेगी। उस साइकिल के दौरान ही वो मेल पार्टनर को अलाउ करेगी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए।
जबकि इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स वाली फीमेल्स में दूसरी तरह की साइकिल रन करती है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल नॉर्मली 28 टू 30 डेज की होती है। किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में। लेकिन इस साइकिल की खास बात क्या है? होगा इसमें भी 28 टू 30 डेज में क्या होगा? ओवरी में कुछ चेंजेस आएंगे और यूट्रस में भी कुछ चेंजेस आएंगे। ओवरी में चेंजेस इस तरह से आएंगे कि ओवरी के अंदर मौजूद जो एग हैं वो डेवलप करेंगे और मैच्योर कर जाएंगे वन बाय वन, और यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाएगी इन 28 टू 30 डेज में। बट ऐसा कोई हीट पीरियड जैसी चीज यहां देखने को नहीं मिलती। कोई भी हीट पीरियड जैसी चीज, मतलब कि क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल मेल पार्टनर को किसी पर्टिकुलर डे पर ही अलाउ करेगी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के लिए। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव फेज साइक्लिक फॉर्म में तो चलता है, बट मेल एंड फीमेल कभी भी से मतलब 365 डेज में कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट अपना बना सकते हैं। यहां हीट पीरियड जैसी कोई चीज नहीं। ईस्ट्रस साइकिल में हीट पीरियड होता था। उस साइकिल के दौरान ही कोई निश्चित दिन होते थे जब फीमेल मेल को अलाउ करती थी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के लिए, वो हीट पीरियड कहलाता था। लेकिन ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को नहीं मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी भी दिन फीमेल और मेल सेक्सुअल कांटेक्ट बना लेते हैं और बना सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस है कि ईस्ट्रस साइकिल में कोई भी ब्लीडिंग जैसी चीज नहीं होती। ईस्ट्रस साइकिल क्या थी? नॉन ब्लीडिंग साइकिल थी, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ब्लीडिंग साइकिल है। ब्लीडिंग साइकिल क्यों है? क्योंकि 28 टू 30 डेज इतने दिन में एक साइकिल कंप्लीट होती है, और इन दिनों में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब जो यूट्रस की वॉल है वो यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन या डिजनरेट होना शुरू होती है, जो कि ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आती हुई दिखती है। तो दो डिफरेंस हम याद रखेंगे। ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट मैमल्स में होती है, फीमेल्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट मैमल की फीमेल्स में होती है। ईस्ट्रस साइकिल नॉन ब्लीडिंग साइकिल है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग साइकिल है। ईस्ट्रस साइकिल में हीट पीरियड होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी हीट पीरियड नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू।